हेलो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है पेस्ट कंट्रोल्स के बारे में। आज बहुत सारे लोगों को पेस्ट कंट्रोल्स के बारे में नहीं मालूम है, उसकी जानकारी नहीं है। तो आज का हमारा सेशन स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स को कवर करने के लिए ही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करने के लिए आज हमारे साथ आशीष श्रीवास जी हैं, जो पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री को पिछले 15 साल से ऊपर से बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। तो आशीष जी, पहले मैं आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आपका कैसा करियर रहा और पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में आपका नमस्कार। कैसा रहा? मेरा नाम आशीष श्रीवास है। एज़ मैं पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ में पिछले 20 सालों से हूँ यहाँ। और 20 सालों से मैंने काफ़ी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे अनुभव मिले हैं मुझे पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ में। और बहुत कुछ सीखा है मैंने लाइफ में, बहुत कुछ जाना है पेस्ट पेस्ट कंट्रोल और पेस्ट के बारे में, जितने भी इंसेक्ट वगैरह हैं उनके बारे में। और कोशिश और कर रहे हैं कि और सीखें और जानते रहें। हुँ। थैंक यू आपका वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए। अब मेरा आपसे एक सवाल ये था कि पेस्ट कंट्रोल होता क्या है बेसिकली? पेस्ट कंट्रोल उसका सिंपल सा वर्ड है, पेस्ट कंट्रोल मतलब जितनी भी पेस्ट है, इंसेक्ट है, उन्हें कंट्रोल करना होता है। बहुत से लोगों का कहना ये रहता है कि पेस्ट कंट्रोल हमें एक भी कीड़ा, एक भी मक्खी, एक भी मच्छर नहीं चाहिए। वो पॉसिबल नहीं भी है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शब्द ही आप उसका प्रॉपर यूज़ देखो ना, पेस्ट कंट्रोल है वो, ना कि पेस्ट है। तो दोस्तों, ये इस बात को हम आशीष जी की ओर आगे बढ़ाएँगे पेस्ट कि पेस्ट कंट्रोल है वो। कंट्रोल बेसिकली एक कंट्रोल्ड आपको एनवायरनमेंट हाँ, देता है। आपको डिजीज़ेज़ जो होती है पेस्ट के कारण, उससे बचाने में आपको हेल्प करता हेल्प है। करता है। लेकिन आशीष जी का एक और मुझे अभी इस सेशन के पहले ऐसा कहना था कि अपने घर में साफ-सफाई व्यवस्था तो हमें ही मेंटेन करके चलना है। पेस्ट कंट्रोल एक सपोर्टिंग एक्ट है, पर हमें हमारी सेफ्टी, हाइजीन हमें अपना खुद का मेंटेन करके चलना है इसके अंदर। अब आशीष जी, अगला सवाल मेरा आपसे था कि पेस्ट कंट्रोल में क्या-क्या कवर होता है और कैसे-कैसे कवर होता है? पेस्ट कंट्रोल में जितने भी इंसेक्ट वगैरह रहते हैं, वो सारे कवर होते हैं। कॉकरोच, चींटी, छिपकली, मच्छर, फ्लावरी इंसेक्ट, सिल्वर फिश, काफ़ी इंसेक्ट है। इंसेक्ट देखा जाए तो बहुत से इंसेक्ट होते हैं, लेकिन हमने कुछ ही इंसेक्ट के नाम बताए। इंसेक्ट तो इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। और आपकी इस इंडस्ट्री में टर्माइट्स का भी बहुत बड़ा टर्माइट्स का साहब बिल्कुल टर्माइट का बहुत बड़ा रहता है। टर्माइट को लोग जितना इग्नोर करते हैं, या एक बेसिकली वो बड़ा काम होता है। एक घर में पूरा उसको खाली करके प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अगर आप पेस्ट कंट्रोल कराओ या टर्माइट ट्रीटमेंट कराओ, तो एक इंसान जो नौकरी कर रहा है, उसको 1 से 2 दिन, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो करीबन-करीबन 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। वो पूरा घर खाली करके प्रॉपर ट्रीटमेंट चलना, वो हेडेक वाला काम है। तो बहुत से लोग उसको इग्नोर करते हैं कि यार बाद में करा लेंगे या थोड़ी देर बाद करा लेंगे। लेकिन एक टर्माइट एक ऐसा पेस्ट है, एक इंसेक्ट है जो सबसे ज़्यादा बच्चे देता है। अगर देखा जाए ना तो एक टर्माइट क्यून एक दिन में 36,000 बच्चे देती है। तो आप सोचिए अगर किसी के घर में अगर साल भर तक अगर टर्माइट क्यून रहेगी, तो कितने बच्चे दे दीजिए, वो कितना नुकसान कर। बिल्कुल सही बात तो है। उसको इग्नोर ना करके मेरा ये है कि किसी भी पेस्ट को इतना इग्नोर मत करो कि वो आपका घर ही पूरा मतलब इसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ जाए, फिर आप परेशान होते कि घर जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा मेंटेनेंस लगेगा। बिल्कुल सही बात है आशीष जी। इसलिए पेस्ट कंट्रोल भी हर 3 महीने में एक बार करा लेना चाहिए नॉर्मली। तो आप लोग ज़्यादा इसमें अच्छा। एएमसीज़ और ये सब भी ऑफ़र करते हैं कि किसी को हाँ, इसमें एएमसी भी चिंता ना करते रहे? हैं, एएमसीज़ करते हैं भई कि महीने में सॉरी 1 साल में आप 4 सर्विसेज़ कराओ, हर 3 महीने में एक बार पेस्ट कंट्रोल करा लो। 3 महीने में नहीं कर सकते, किसी को हेडेक लगता है कि नहीं यार घर खाली करना है ये वगैरह-वगैरह, तो आप उसको 6 महीने में नहीं पता हो, लेकिन उसके साथ फिर आपको हाइजीन मेंटेन करना रहेगा। और आशीष जी, कुछ हमारे पहचान वालों का ऐसा कुछ सवाल हमको आए थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हम पेस्ट कंट्रोल कैसे सिलेक्ट करें? कौन-सा पेस्ट कंट्रोल सही है और कौन-सा पेस्ट कंट्रोल नहीं है? इसके बारे में हम कैसे देखिए, डिफरेंशिएट जो कर सकते पेस्ट हैं? कंट्रोल वाले हैं ना, वो जो लाइसेंस है, जिन पे ऑथोराइज्ड है, प्रॉपर ऑथोराइज्ड है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल लाइसेंस आज की डेट में कोई भी थर्ड पर्सन ने हमारी कंपनी किसी भी स्टाफ को निकाला, एम्प्लॉयी को निकाला, वो उसका पेस्ट कंट्रोल खोल के बैठ गया। भले इसके पास लाइसेंस हो या ना हो। सबसे पहले तो उसके लाइसेंस देखो, क्या?
उसके लाइसेंस बराबर है कि नहीं है, उसके बाद वो कौन-सा केमिकल यूज़ कर रहा है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, नेट का ज़माना है, आप ईज़ी भी उसको सर्च कर सकते हो कि कौन-सा केमिकल यूज़ करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए। और वो जो पेस्ट कंट्रोल करने आया है, उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस है कि नहीं। आप उसके हाव-भाव से आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई पेस्ट कंट्रोल वाला एम्प्लॉयी आता है, आने के बाद अगर वो प्रॉपर हैंड ग्लोव्स पहनता है, मास्क पहनता है, केमिकल को मैगज़ीन आता है उसका नापने का, अगर वो प्रॉपर करता है, तो उससे फर्स्ट इंप्रेशन समझ में आ जाता है कि पेस्ट कंट्रोल वाला जो टेक्नीशियन है, उसको नॉलेज है कि नहीं है। क्या यदि वो ऐसे ही उठा के डाल रहा है, वो कर रहा है, मतलब मज़दूर टाइप का आदमी है, या उसको पता नहीं है कि कितना यूज़ होना चाहिए, कितना यूज़ नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सही। आजकल पेस्ट कंट्रोल में मैक्सिमम ये चीज़ें होने लगती है कि उसको आलस बोला जाएगा, क्या या फिर उसको अनट्रेन्ड एम्प्लॉयी बोला जाएगा कि वो ट्रेन नहीं है, कि उसको मालूम ही नहीं है। भई जिस जहाँ पे 50 एमएल यूज़ होना चाहिए, वहाँ पे 50 एमएल यूज़ करो। वहाँ पे आप 100 एमएल यूज़ करो, आप अंदाज़े से डाल रहे हो, आप इतने भई मुझे 20 साल हो गए, 20 साल में मुझे आज तक इतना अनुभव नहीं हुआ कि मैं एक अंदाज़े से डाल दूँ केक। तो डालना मैगज़ीन भी दिया ऐसे हुआ है ही है। ना, मैगज़ीन दिया हुआ इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ केमिकल्स बना रही है यार, हर केमिकल की बॉटल के साथ आपको मैगज़ीन दिया जा रहा है। कंपनी भी इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी जब बना रही तो उनको भी समझ में आता हो कि यार अनुभवी आदमी दिया अंदाज़े से डाल लेगा। मतलब नहीं हम डाल सकता ना, कोई भी अंदाज़े से नहीं डाल सकता है। आपको उसके लिए मैगज़ीन दिया, मैगज़ीन से नापना है। उससे समझ में जाता है कि एम्प्लॉयी प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इतना करने के बाद अगर वो ये प्रॉपर कर रहा था, तो वो इससे भी प्रॉपर कर देगा। यदि उसने शुरुआत में ही इतनी गलतियाँ कर रहा है, तो आप इससे फिर एक्सपेक्टेशन मत करो कि वो प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल कर देगा। बिल्कुल। मतलब हम एक बात इसमें समझ सकते हैं कि हमें पेस्ट कंट्रोल कराते टाइम हमें सेफ्टी को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करना है। हमें एम्प्लॉयी को सारी सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने के लिए प्रेरित भी करना है। तो आपका ऐसा कहना है आशीष जी कि हम जब भी किसी पेस्ट कंट्रोल वाले को फाइनल करते हैं, हमें उनसे उनका लाइसेंस मंगाना चाहिए? लाइसेंस मंगाना चाहिए, बिल्कुल मंगाना चाहिए। चलिए, आप प्लीज़ एक बात का ख़ास ध्यान रखें जब भी आप किसी पेस्ट कंट्रोल वाले से बात करते हैं, तो उनसे उनसे उनका लाइसेंस पहले मँगाएँ। हम इस वीडियो के माध्यम से एक लाइसेंस की कॉपी आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे आप मैच करके उस लाइसेंस को आप मैच कर सकें। आशीष जी, एक सवाल और था हमारे यहाँ पे हमारे पास आया था कि जब पेस्ट कंट्रोल कराते हैं तो उसमें एजेड लोग, बच्चे, इन्हें कुछ हार्म होता है करने से या इन्हें कोई स्पेसिफिक अपने लिए कुछ सेफ्टी नॉर्म्स इनके होने देखिए, चाहिए? पेस्ट कंट्रोल एज़ अ केमिकल्स है ना? कोई भी केमिकल्स बड़ों के लिए भी हार्मफुल रहता है, जो कर रहा है उसके लिए भी रहता है और जिसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है उसके लिए भी रहता है। हम बड़े-बड़े लोग, जैसे कोई अस्थमा का पेशेंट है या कोई बड़ा पेशेंट है, तो वो उसको सहन नहीं कर पाता है। तो 6 महीने का बच्चा कैसे एक्सेप्ट कर लेगा उसको? और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। आप आपकी सेफ्टी रखो ना, आप आपके बच्चे की सेफ्टी रखो, अपनी सेफ्टी रखो। क्या यदि मान लो कुछ हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तक का वेट करोगे क्या? और जहाँ पे छोटा बच्चा होता है, वहाँ पे तो पेस्ट कंट्रोल आप जितना हो सके उतना इग्नोर करो। या फिर बायर जैसा एक बड़ा ब्रांड है, जो कि अच्छे केमिकल बनाता है, हार्मफुल केमिकल नहीं बनाता है। उन केमिकल से आप यूज़ करो, तो वो ज़्यादा सेफ्टी है। और उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उस समय बच्चे को या बुज़ुर्गों को आप घर के बाहर ही रखो। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे रखो, क्योंकि ये सेफ्टी से होगी। क्योंकि मैंने काफ़ी मेरी लाइफ में काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट्स देख चुका हूँ, जहाँ पे पेस्ट कंट्रोल करने के बाद काफ़ी लोगों को अस्थमा अटैक आया है, बाईपास सर्जरी भी हुई है। क्या और कुछ लोगों को तो आपने पेपर में न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि काफ़ी बच्चों की मौत भी हो चुकी है। क्योंकि गलत ये तरीके से हाँ, पेस्ट ये गलत कंट्रोल होने तरीके के से पेस्ट कारण। कंट्रोल होने के कारण एंड गलत मेडिसिन्स, गलत केमिकल यूज़ होने के कारण, तो वो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आशीष जी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि बायर कंपनी और ऐसी जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, इनके आप केमिकल के लिए रिकमेंड करें, ताकि अपनी फैमिली में जो नुकसान हो सकता है इन केमिकल्स के कारण, उससे आप बच सकें। आशीष जी, साइंस एंटरप्राइजेज़ से आप वैसे तो हमारे आप बहुत काफ़ी पुराने पुराने लोग हैं। क्लाइंट्स में से हैं आप हमारे, जी। पर एक छोटी-सी जर्नी आप अगर शेयर करना चाहें? शाहीश्री एंटरप्राइजेज़ से तो मैं भई 2012 में आपसे मिला था मैं, जब आप इग्नूर में एज़ अ फर्स्ट डीलर थे
फॉगिंग मशीन से, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा भई आपके साथ। तो मुझे आपने समय-समय पर मुझे सर्विसेज़ प्रॉपर दी है। हाइश्री एंटरप्राइजेज़ ने सर्विसेज़ प्रॉपर दी है, एंड जितना हो सकता उतना मेरे साथ बहुत मतलब कोऑर्डिनेशन करा है, मतलब सपोर्ट भी करा है, ऐसा ऐसा नहीं है। और चीज़ें, पार्ट्स, इक्विपमेंट्स आपने समय पे अवेलेबल भी करा है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो जो इंदौर जैसी लोकेशंस में अरेंजमेंट होना बहुत मुश्किल या समय लगता था, 10 दिन, 15 दिन, आपने बहुत जल्दी उसको रिकवर कर मतलब पार्ट्स वगैरह दिए हैं। एंड आपकी मशीनें भी वगैरह यूज़ करी हम लोगों ने, काफ़ी अच्छी चली, काफ़ी अच्छी मतलब मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है शाइस्ट्री एंटरप्राइजेज़ के साथ, कि इक्विपमेंट से लेके, मशीन से लेके, सब चीज़ों को लेके, सर्विसेज़ लेकर काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। शाइस्ट्री एंटरप्राइजेज़ से जो भी हमें सर्विसेज़ मिली है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कि प्रॉपर मिली है, सिस्टमैटिक मिली है, और हर बार पार्ट्स मुझे जो अवेलेबल होना चाहिए, वो टाइमली मिला है। सर्विसेज़ को लेकर मैं अगर देखा जाए तो पिछले 15 साल में मैं किसी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के पास जाने का मुझे आपने मौका ही नहीं दिया। क्योंकि सर्विसेज़ आपकी प्रॉपर रही है हमेशा, प्रॉपर ट्रेनिंग रही है, और जहाँ तक हो सकता है आप लोगों ने हेल्प की रही है मेरी। थैंक यू सो मच सर। हाँ। तो जैसे आप जैसे हैंडी फॉगिंग मशीन या फॉगिंग मशीन एक सब्जेक्ट हो गया अपना, हुँ। आप क्या इसे पेस्ट कंट्रोल डिवीजन से जोड़ेंगे इसे? बिल्कुल सर, वो तो एक पार्ट हो गया ना, फॉगिंग मशीन तो पार्ट हो गया पेस्ट कंट्रोल डिवीज़न में। तो क्योंकि आपको जैसे होटल इंडस्ट्रीज़ जहाँ ओपन इंडस्ट्रीज़ जहाँ रहती है, जहाँ पे मॉस्किटोज़, इंसेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, आपको डेली फॉगिंग तो रिक्वायरमेंट रहता ही है इवनिंग समय में। तो आप फॉगिंग के बारे में एज़ अ पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के आप इतने सीनियर मेंबर हैं, हुँ। फॉगिंग के बारे में आप थोड़ा-सा कस्टमर्स को थोड़ा-सा जानकारी दें कि भई कैसे इम्पोर्टेंट और कैसे फॉगिंग यूज़फुल है उनके लिए? फॉगिंग बेसिकली एक तो घरों में काफ़ी लोग इनसाइड कर लेते हैं, कभी भी इनसाइड फॉगिंग नहीं होती है। फॉगिंग हमेशा होती है आउटसाइड एरिया में। और अगर आप उसमें फॉगिंग मशीन में डीज़ल के साथ अगर आप केमिकल नहीं मिलाओगे, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। इम्पोर्टेंस है कि एक डीज़ल के अंदर एक क्वांटिटी जो दिया गया है कि 1 लीटर डीज़ल में 20 एमएल केमिकल मिलाना है, तो आप उसको 20 एमएल ही मिलाओ, और उसके बाद आप उसको प्रॉपर फॉगिंग करो। फॉगिंग होने के बाद उसमें आप हार्डली 20 से 25 या 30 मिनट में आपको अच्छा रिज़ल्ट दिखता है। क्या? और मशीन से अगर ट्रेन्ड एम्प्लॉयी चलाए, तो आपकी मशीन को भई, मेरा एक एम्प्लॉयी है चंद्रेश कुमार, उसको 2 साल हो गए आपकी मशीन चलाते-चलाते। ट्रेन्ड एम्प्लॉयी है, आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी उसने। उसकी मशीन खराब हो गई है कि ये प्रॉब्लम आ, मेरा ट्रेन एम्प्लॉइज़ जितने भी है, वो मशीन्स मतलब आपकी मशीन काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल करी। तो दोस्तों अगर इन मशीन की आपको ट्रेनिंग रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो हमारी मशीन के मॉडल नंबर्स के साथ आप यूट्यूब पे डालिए। जैसे हैंडी फॉगिंग मशीन का हमारा एक मॉडल है एसएससी 450, तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए, आपको इसके हाउ टू ऑपरेट या हाउ टू मतलब आपको सुधार करना है, आपको कुछ करना है, तो सारे वीडियोज़ हमने यूट्यूब पे बना-बना के डाले हैं, ताकि अगर आपको इनकी प्रॉपर जानकारी होगी, तो आप भी प्रॉब्लम से बचेंगे और मशीन को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँगे। सर दूसरा सवाल था मेरा आपसे, जो इसमें स्प्रे पंप्स और वो जो आप हमारे यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करते हैं, तो हमारे रोडेंट बॉक्सेस यूज़ करते हैं, इनके बारे में भी आप थोड़ा-सा एक अगर अवेयरनेस थोड़ा-सा आप कर सकें कि क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें एक पेस्ट कंट्रोल रोडेंट के साथ? बॉक्सेस तो बेसिकली जो ग्लू ट्रैप हम लगाते हैं, क्योंकि बार-बार हमें ग्लू ट्रैप चेंज करना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। रोडेंट बॉक्स का काम है ग्लू ट्रैप को सेफ रखना। तो इसीलिए उसको रोडो बॉक्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, भई किसी का पैर ना लगे ग्लू ट्रैप के ऊपर, ग्लू ट्रैप जल्दी गंदा ना हो, उसके ऊपर पानी ना लगे। उसको ग्लू ट्रैप की सेफ्टी के लिए रोडेंट बॉक्स यूज़ होता है। एक कारण ये भी तो शायद चूहा लेके उसे ना भाग जाए, अगर हम सिर्फ़ ग्लू ट्रैप नहीं रख सर, दें। चूहा अगर हम साइंस में जाए ना, तो चूहों में हमसे ज़्यादा दिमाग रहता है। चूहे को पता है अगर एक रोडा बॉक्स में एक चूहा फँस गया ना, तो 90% चांसेस ये हो जाते हैं कि दूसरा चूहा नहीं आएगा उसमें। बिल्कुल। क्योंकि चूहे की मानसिकता इंसानों जैसी ही रहती है। उसको पता है कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। पहले पिंजरे चलते थे, फिर पिंजरे सक्सेसफुल इतने में हुए तो फिर अलग-अलग चीज़ें बनने लगी।
आप देखा जाए ना तो चूहों के ऊपर कितने डिवाइस बन रहे हैं, बिल्कुल। कितना डिवाइस बन चुके हैं आप सोचिए। क्या कि चूहे ना है, चूहों के कारण बहुत परेशान है हम लोग। चूहों ने वायरिंग कतर दी, कार की वायरिंग कतर दी, घर की वायरिंग कतर दी, पिंजरे रख दिए, ज़हर रख दिया, क्या-क्या नहीं रखा है, चूहों को कंट्रोल करने की। तो आपके हिसाब से ये रोडेंट बॉक्स में ग्लू ट्रैप रखना हाँ, बस मतलब सेफ्टी का है सेफ्टी का कि हो? खराब-वराब ना हो और लंबे समय तक चल सकें। बिल्कुल। क्या एंड दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? सर स्प्रेयर्स फिर जो फ्लाई स्प्रे कैचर्स हैं, ये सब जो आपने हाँ, अभी रख फ्लाई कैचर्स मशीन भी आपका काफ़ी अच्छा मशीन्स है। बस उसका यूज़ प्रॉपर होना चाहिए। जैसे लोग घरों के अंदर लगा देते हैं। घरों के अंदर नहीं लगाना चाहिए, उसको घरों के बाहर लगता है। भई इंसेक्ट आएँगे तो घर के बाहर से आएँगे ना, घर के अंदर से तो आएँगे ही नहीं। तो आप उसको घर के बाहर लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। और कहाँ लगाना है, हर किसी भी प्रॉपर कंपनी वालों से आप पूछो या आप जिसे मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप लोगों से ही पूछा जाए कि भैया इसको कहाँ यूज़ करना है, किस साइज़ से यूज़ करना है उसको। तो इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारे साथ एक एक्सपर्ट ऑलरेडी बैठे हैं। तो ये एक्सपर्ट अगर इस पॉइंट पे थोड़ी और चर्चा करे कि हमें बाहर कैसे क्या एंगल्स और क्या डिसाइड करके हमें उसको एक प्रॉपर 6 फीट की हाइट पर आप उसको यूज़ करो। 6 फीट की हाइट तक इंसेक्ट वगैरह उड़ जाते हैं। हाइट तो काफ़ी वो होती है लेकिन 6 फीट हाइट सफिशिएंट रहता है। एक स्टैंडर्ड जो देके रखा हुआ है, एसओपी दिया हुआ है, वो 6 फीट हाइट का देख रहा है। आप 6 फीट की हाइट पे घर के बाहर आपको जो फ्लाई कैचर मशीन्स हैं, वो आप लगाइए। और एक इंसेक्ट जो आता है, स्पाइडर मशीन आता है, वो आप इनसाइड नहीं लगा सकते जैसे किचन वगैरह में यूज़ होता है। इंसेक्ट किलर अलग है और स्पाइडर फ्लैट मशीन अलग है। 2 मशीन अलग-अलग होती है। सर फिर आप कुछ यूएलवी फॉगर मशीन्स के बारे में कुछ थोड़ा-सा जानकारी देना चाहें तो? यूएल फोगर मशीन जैसे कोल्ड फोगिंग मशीन्स जी। होती है या और उसको इनसाइड में यूज़ कर सकते हो आप। तो क्या इफेक्टिवनेस, क्या बेनिफिट रहता है उसे वो यूज़ तो करने डिपेंड का? करता है कि आप केमिकल कौन-सा यूज़ कर रहे हो। यदि आप अच्छे केमिकल यूज़ कर रहे हो, तो 100% इफेक्टिव है। एज़ अ स्प्रे जैसे ही होता है कोल्ड फोगिंग मशीन, बस उसमें जो माइक्रोन रहते हैं, जो बूँदें रहती है पानी की, वो ज़्यादा छोटी आ जाती है और दीवारें ज़्यादा खराब भी होती है। और मेरे हिसाब से जो एक्सटेंसिव होटल इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे लग्ज़री रूम्स रहते हैं, वहाँ पे आप तो कोल्ड फोगिंग मशीन का ही यूज़ करो इनसाइड में स्प्रे करते समय। आजकल हॉस्पिटल ओटीज़ में भी काफ़ी वो ओटीज़ यूज़ में हो भी गया आप यूज़ है। कर सकते हो। ओटीज़ में भी काफ़ी मतलब वो इफ़ेक्टिव रहता है। ऐसी जगह पे जाके आपको ज़्यादा दाग आते या कुछ ऐसा लगता है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करो आप, जहाँ पे पानी का ज़्यादा यूज़ ना हो। क्योंकि कई बार क्या रहता है इस्त्री करते समय अगर एम्प्लॉयी ने हाथ रोक दिया तो वो दीवार पूरी गीली हो जाती है। लेकिन कोल्ड फोगिंग मशीन से इतनी दीवार गीली नहीं होगी अगर उसने बाई चांस हाथ भी उग गया तो उससे। क्योंकि उसके जो बूँदें हैं माइक्रोन जिसको हम अल्ट्रा लो वॉल्यूम हाँ, जिसे नाम दिया तो गया है। हाँ, तो वो बहुत छोटी रहती है। आपकी वॉल वगैरह खराब होने के चांसेस कितने कम हो जाएँगे। सर अपन जो फॉगिंग करते हैं, ये जैसे आपका भी कहना था कि हमें अंदर नहीं करना चाहिए, बाहर करना हुँ, चाहिए, कि बाहर भी करते हैं तो अंदर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है क्योंकि मच्छर बिल्कुल, हमेशा घर के बाहर ही होते बाहर हैं। ही होते हैं। तो किस टाइप के हमें सेशंस फॉगिंग सेशंस होने चाहिए हमारे? किस टाइम पे करना देखिए सर, चाहिए? एक कस्टमर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि उन्होंने पूछा था कि फॉगिंग किस समय करना चाहिए? तो मैं उनको बताया था 6 से 7 बजे के बीच में। क्या? तो कस्टमर ने मुझसे बड़ा हँस के बोला था कि, "क्या मच्छरों को पता चल जाता है कि 7 बज गई?" क्या? ऐसा नहीं है। मच्छर, इंसेक्ट वगैरह जो रहते हैं ना, वो टेम्परेचर को सहन मतलब देख कर आते हैं। और टेम्परेचर लो कब होता है? 6 से 7 बजे के बीच में। और फॉगिंग का समय भी 6 से 7 के बीच में रहता है। 6 से 7 के बीच में जैसे टेम्परेचर लो होता है तो मॉस्किटोज़, इंसेक्ट वगैरह ये आना शुरू हो जाते हैं। तो फॉगिंग का समय जो रहता है 6 से 7 के बीच में आप करा लेना चाहिए। दूसरा ये कि फॉगिंग करते समय अगर आप केमिकल का प्रॉपर डाइल्यूशन नहीं करोगे, तो आपको फॉगिंग करना, ना करना एक जैसे ही हो जाएगा। सिर्फ़ वो धुआँ उड़ाने वाली बात हो जाएगी कि डीज़ल जलाया और धुआँ करा बस, वो दिखावे वाला काम हो जाएगा। यदि आपको उसका रिज़ल्ट लाना है प्रॉपर, तो आपको डीज़ल में केमिकल मिलाना पड़ेगा। बिना केमिकल मिलाए अगर आप फॉगिंग करोगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। तो उसको फिर आप होटल इंडस्ट्रीज़, जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, ओपन इंडस्ट्रीज़ होती है, तो आप उसको डेली करो। अगर आप डेली उसको करते रहोगे, तो आपका जो पेस्ट इंसेक्ट है,
मॉस्किटो से, वो एक समय में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। यदि आपने उसको आज करा और उसके 1 हफ्ते बाद करा, तो फिर वो आपको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जैसा आपको चाहिए, कि हमसे से कम मच्छर हो, कम से कम हमें नुकसान चीज़ों का हो, मतलब मच्छर काटने वगैरह का बचे। और घरों में तो आप हफ्ते में या महीने में भी 1 बार करोगे, तो भी वो इफ़ेक्टिव रहेगा। लेकिन ओपन इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री जो 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ में ऐसी बनी हुई है, जहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, वहाँ पे आपको डेली फॉगिंग का राहत है। सर घरों के बाहर भी आजकल हरियाली तो लोग प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन घरों के बाहर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी ना, कि कहीं पानी के गड्ढे हैं, कहीं गंदगी है, काफ़ी कम जगह पर होते हैं। हमारे इंदौर में तो आजकल भई ये सब चीज़ें हम बहुत स्वच्छता काफ़ी में अच्छी, नंबर 1 वैसे हाँ, भी अभी चल रहे काफ़ी हैं। हम अच्छे लेवल पर आ गए हैं। गंदगी, लोगों समझदार होते जा रहे हैं कि भई कचरे गाड़ी में ही कचरा डालो, इधर-उधर नहीं फेंको। गड्ढे वगैरह आपको बहुत कम मिलेंगे पानी के आज की डेट में। तो जहाँ पे ये सब जो पनपने वाले स्थान है वो खत्म होते जा रहे हैं, तो घरों के आस-पास तो ज़रूरत ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब बस हफ्ते में ज़रूरत, 1 आध बार भी अगर हाँ, फॉगिंग हो हफ्ते जाए में 1 तो बार भी आप मेंटेन कर लो, आप रहेगा। तो भी वो इफ़ेक्टिव रहता है। बाकी होटल इंडस्ट्रीज़, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में तो आपको डेली स्कूल्स करवाना हो गए, कॉलेजेस हो है। गए, स्कूल में स्पेशली आपको, हॉस्पिटल्स हो गए, मैरिज गार्डन्स हो गए, स्कूल में आपको इस स्कूल में कॉलोनीज़ हो गई, सोसाइटीज़ हो सोसाइटी हो गई। गई, आपको उसमें डेली जहाँ कराना पर भी हम माने कि पब्लिक गैदरिंग्स होती है, जहाँ पब्लिक होती है वहाँ हमें फॉगिंग फॉगिंग करते रहना चाहिए करते रहना। ताकि वो वो टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते हो तो अल्टरनेट डे करो उसको। सर मेरा एक सवाल आपसे ये था कि पेस्ट कंट्रोल को लेके लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं। हमें पेस्ट कंट्रोल कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कब कराना चाहिए या हज़ारों मिथ्स जो आप खुद समझते हैं इन बातों को। तो एक देखिए छोटा-सा हाइलाइट इस पॉइंट पे आप हमारे देखिए पेस्ट कंट्रोल क्या हो गया है आज की डेट में, हमारे जीवन में एक पार्ट हो गया है बेसिकली, क्योंकि इंसेक्ट वगैरह से चीज़ों को लेकर ये सब चीज़ें डे बाय डे बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती जा रही है। और पेस्ट कंट्रोल कराना ही जैसे मैंने बताया आपको कि लाइफ का एक पार्ट हो गया है, आपको कराना ही पड़ेगा पेस्ट कंट्रोल। या तो फिर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखो, साफ सफाई रखो, और साल में 1 बार आप पेस्ट कंट्रोल कराएँ। और अगर आपसे ये चीज़ें नहीं होती है, तो आपको हर 3 महीने में 1 बार पेस्ट कंट्रोल कराना ही पड़ेगा। पेस्ट कंट्रोल, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स जो बदबू आ रही है या ज़्यादा स्मेल आ रही है तो केमिकल बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसे कोई भी केमिकल्स जिसमें बदबू ज़्यादा आती हो या ज़्यादा हार्मफुल हो, वो घरों के लिए बनाए ही नहीं गए। वो फैक्ट्रीज़, अदर वेयरहाउसेस उनके लिए बनाए गए। अगर ऐसे कोई भी केमिकल्स आपके घरों में यूज़ कर रहे हो आप, जिसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो घरों के लिए बने ही नहीं है, उसको घरों में यूज़ नहीं करना है आपको। आजकल मार्केट में पचासों तरह के नए केमिकल्स आ चुके हैं, काफ़ी सेफली आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आ चुके हैं। आप उनको, जैसे बायर कंपनीज़ का हुआ, और भी काफ़ी कंपनीज़ हुई है, डाइवर्सी कंपनी हुआ है, बायर हुआ है, कैम्वेट कंपनी हुआ है, ऐसी काफ़ी कंपनियाँ हैं जो काफ़ी अच्छे केमिकल्स बनाती है घरों के लिए, पेस्ट डोमेस्टिक एरियाज़ एरियाज़ के लिए, तो आप उनके केमिकल यूज़ करो। पेस्ट कंट्रोल वालों को वही यूज़ करना चाहिए, और जिसमें इनमें स्मेल भी कम रहती है और ये अच्छे इफ़ेक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि इन केमिकल्स के कारण ही काफ़ी बीमारियाँ बढ़ रही है। हम जीवन में जितना कम केमिकल्स का यूज़ करें, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। सर हमारे पास एक व्यूअर का सवाल था कि फ्यूमिगेशन क्या होता है? उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और उसके बारे में डिटेल थोड़ा-सा अगर आप हमारे व्यूअर्स को दे सकें। देखिए, फ्यूमिगेशन वर्ड्स बेसिकली होता है कि जो वेयरहाउसेस रहते हैं, साइलो रहते हैं, साइलो मीन्स एक बड़ा कंटेनर आता है, उसको साइलो बोला जाता है, जिसमें हम स्टोरेज, अनाज को स्टोरेज करते हैं। और फ्यूमिगेशंस बेसिकली 2 तरह से हो रहा है आज की तारीख में, एक मिथिल ब्रोमाइड जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमबीआर, एंड एएलपी, एल्यूमिनियम फॉस्फीन। और हमारे देश में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि सभी लोगों को फास्ट सर्विसेज चाहिए। फास्ट मीन्स कि 24 घंटे में आप फ्यूमिगेशन कर दो, उतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए, कीड़े मर जाना चाहिए। अरे कीड़े तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन जो आप फास्ट फ्यूमिगेशन करा रहे हो मिथाइल ब्रोमाइड से, वो मिथाइल ब्रोमाइड आपके गेहूँ या अनाज के लिए बना ही नहीं है। वो सिर्फ़ कंटेनर्स के लिए बना हुआ है, इंसेक्ट के लिए बना है, जो
इंसेक्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो वायरस रहते हैं, उनके लिए बनाया है, उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन लोग उसको एमबीआर को अनाजों में फ्यूमिगेशंस करने के लिए फास्ट रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। मिथिल ब्रोमाइड गैस अनाज में चिपक जाता है, वो चिपक जाता है, उसके बाद वही हमारे पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि केमिकल्स हमारे लिए कितने हार्मफुल है। आज की तारीख में हर जगह पे केमिकल यूज़ हो रहे हैं। आप कितना ही कर लो नहीं बच सकते हो, लेकिन सेफ्टी तो रख सकते हो ना। आप उसको सेफ्टी से रखो, इस चीज़ों को इग्नोर करो। काफ़ी कंट्रीज़ में एमबीआर बैन हो चुका है, उनको समझ में आ गया है। लेकिन हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है ना कि हमको हर चीज़ फ़ास्ट चाहिए, समय पे नहीं चाहिए, फ़ास्ट चाहिए। और एक एएलपी होता है, एएलपी सब फ्यूमिगेशंस कराओ, लेकिन उसको भी प्रॉपर कराओ, प्रॉपर नियम के साथ कराओ आप उसको। टैबलेट्स को आप कपड़ों में बाँध के रखो, उसको इधर-उधर मत फेंको, टाइमली कवर कराओ, क्या और उसका सही यूज़ होना चाहिए। केमिकल्स जो फ्यूमिगेशन में टैबलेट यूज़ होती है, जिसको हम आम भाषा में सल्फास बोला जाता है, वो भी काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनियों की आती है, आप उसको यूज़ करो। सुमिटोमो कंपनी है, ऐसा काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसको क्योंकि वो थोड़ा-सा महँगा पड़ता है, लेकिन महँगे साथ-साथ वो उतना इफ़ेक्टिव भी रहता है। आप 4 गोली डालोगे और उसकी सुमिटोमो की 1 गोली डालोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। 4 गोलियों के मुकाबले आपको बेटर रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो आप जो कह रहे हैं कि रोधक प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है। हाँ, ये केमिकल्स के कारण हो रही है ना, क्योंकि हमारे अंदर पॉइज़न कंटिन्यू जा रहा है। पहले हार्ट अटैक इतने नहीं आते थे जितने आजकल आने लग गए। पहले का 60 साल का आदमी भी जवान दिखता था, आजकल 30 साल का आदमी बुड्ढा दिख रहा है। तो वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्षमता ही खत्म होती जा रही है ना। हमारे शरीर में वैसी क्षमता ही नहीं बची हुई है। थोड़ा-सा बारिश भीगे बीमार हो गए, थोड़ा-सा गलत खा लिया बीमार हो गए। आज हम आशीष जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हमें अवगत कराया और सारे प्रोज़ एंड कॉन्स बताए, सारे हमें फ़ायदे नुकसान बताए। तो आशीष जी, इसके लिए हम आपके लिए बहुत-बहुत आभारी हैं और आपसे अब हम अगले एपिसोड के साथ वापस मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी स्पेशलाइज़्ड टॉपिक पे भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। हम उन टॉपिक्स पे भी उनके एक्सपर्ट से चर्चा करके आपके लिए हम सॉल्यूशंस ले आएँगे। थैंक यू सो मच।